हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। भारतीय राजनीतिक चिंतक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे एक महान राजनीतिज्ञ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर। तो दोस्तों, इनके पूरे सेशन को, इनके टॉपिक को कहें कि बाल गंगाधर तिलक के संपूर्ण विचारों को एक ही सेशन में कंप्लीटली समझने का हम प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं सेशन को, और बहुत ही बारीकी से दोस्तों, क्योंकि इस वाले टॉपिक से बहुत बार और बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर चाहे एक क्वेश्चन एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड को हो या थर्ड ईयर को, जैसा कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ में प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट भी इस सेशन में विशेष रूप से ध्यान दे, क्योंकि तिलक को लेकर के कई सारे क्वेश्चन आप प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को। शुरू करते हैं, डायरेक्टली सेशन पर मूव करेंगे। जैसा कि दोस्तों, सेकेंड यूनिट का थर्ड टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे होगा अरविंद घोष पर, ठीक है ना, श्री अरविंद घोष। इसके साथ हमारी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। टॉपिक संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, है ना। इसी का आंसर आपको पूरे टॉपिक में सर्च करना है। 3 बिंदुओं के माध्यम से व्याख्या, राजनीतिक और सामाजिक विचार और स्वराज संबंधी विचार। अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ सकता है कि सर, प्रत्येक सेशन में आपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को अलग अलग पढ़ाया है, लेकिन इस सेशन में सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को एक साथ क्यों लिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेशन में अर्थात तिलक के जो विचार थे, उन्होंने स्पेशली समाज या स्पेशली राजनीति को लेकर के अलग अलग रूप से कोई विचार प्रेषित नहीं किए हैं। उनका पूर्ण जो विचार था, वो अपना पूर्ण जो मंथन था, जो चिंतन था, वो पूरी तरह से स्वराज पर टिका हुआ था। मतलब उनके विचारों की जो पृष्ठभूमि थी ना, वो पृष्ठभूमि उनकी स्वराज थी। तो स्वराज को लेकर के ही उन्होंने अपने संपूर्ण विचार प्रेषित किए हैं। वो उनकी तत्कालीन या कहें कि समकालीन राजनीति में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, एक तिल भर का भी विश्वास वो ब्रिटिश राजनीति पर नहीं करते थे। उन्होंने स्वराज के आधार पर जितने भी अपने विचार प्रेषित किए हैं, पूर्णतः स्वराज को प्राप्त करने के लिए, समाज में स्वराज प्राप्ति के बाद समाज में सुधार करने के लिए जितने उन्होंने विचार अपने दिए थे, उन्हीं विचारों के माध्यम से जो भी राजनीतिक और सामाजिक विचार इनके निकल कर आते हैं, उन्हीं विचारों को हमें समझना है। सेकंड बिंदु में हमें स्वराज, जो कि इनकी अध्ययन की आत्मा मानी जाती है, इनका संपूर्ण चिंतन जिस पर आधारित है, वो है स्वराज। तो दोस्तों, स्वराज को भी आज हम इन्हीं के शब्दों में और इन्हीं की धारणा के अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। आई होप तीनों पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा पढ़ने में भी मजा आएगा दोस्तों। जब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, या ऐसा मान लीजिए आप लोग कि जब राजनीतिज्ञों के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर एक मस्तिष्क में एक बड़ा एक घमासान मचता है कि किसी के अध्ययन में हमें कुछ और विचार देखने को मिलते हैं, किसी के में कुछ और देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कोई बात करता है कि समाज में सुधार की आवश्यक, जैसे कि स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं कि समाज में सुधार की आवश्यकता नहीं है, लोगों के धर्म में सुधार कीजिए, लोगों का विकास अपने आप हो जाएगा, समाज अपने आप सुधर जाएगी। वहीं कुछ और चिंतक होते हैं, तो उनका मानना है कि किसी भी प्रकार से समाज का विकास ही परम लक्ष्य होना चाहिए राजनीति का। वहीं अब यह तिलक साहब आते, तो उनका मानना है कि समाज में विकास हम कर लेंगे, है ना, ये हमारी समस्या है। समाज का विकास हम कर लेंगे, ये हमारी समस्या है। पहले स्वतंत्रता तो दीजिए, है ना। कुल मिलाकर के इनका मानना था कि हमें पहले स्वराज की प्राप्ति चाहिए, मतलब स्वराज चाहिए। हमारे देश पर हम स्वयं शासन करें, कोई और नहीं। और जब हमारे देश पर हमारा शासन होगा, हमारी शासन व्यवस्था होगी, और हमारे द्वारा कोई चुना हुआ व्यक्ति जब भारत पर शासन करेगा, तो वो हमें अपने आप ही जो हमें स्वतंत्रताएं प्रदान करेगा, और उन स्वतंत्रताओं के माध्यम से हम हमारी समाज का विकास कर लेंगे या सुधार भी कर लेंगे। तो अलग अलग विचार हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सभी जितने विद्वान हम प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, प्राचीन काल के विद्वानों से हम पढ़ते आ रहे हैं, और अगर इस सेशन को छोड़े भी तो हमने पाश्चात्य विचारकों को भी पढ़ा है। तो प्रत्येक विचारक के जो विचार होते हैं थोड़े से अलग अलग डिफरेंट होते हैं, उनमें काफी डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर लेकर के दोस्तों देखिए, अब जो सिर्फ पढ़ रहा है ना, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, उनको यहाँ थोड़ी तकलीफ आ सकती है।
कि अलग अलग के अनुसार अलग अलग विचारों को उनको याद रखना, कहीं पर मिक्स कर देना तो ये एक बड़ी समस्या होती है हमारे साथ में। इसलिए दोस्तों मेरा मानना ये है, आप लोगों के लिए एक एडवाइस भी है कि राजनीतिक विचारकों को, चाहे आप पाश्चात्य विचारकों को पढ़िए या भारतीय विचारकों को पढ़िए, जब भी आप विचारकों वाले सेशन को अटेंड करते हैं या बुक से पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जिस विचारक को या जिस विद्वान के बारे में आप पढ़ रहे हैं, दिमाग में सिर्फ उसी को याद रखिए और उनको एक कहानी के रूप में समझने का प्रयास कीजिए। वो कुल मिलाकर के एक ऐसा उनका जो चिंतन है वो ऐसा अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में व्यवहारिक रूप से फिट कीजिए कि जब भी ऐसी कोई धारणा आपको आपके वास्तविक जीवन में देखने को मिले तो आपको उस विद्वान का नाम याद आना चाहिए, वो विद्वान की छवि आपकी आंखों में आ जानी चाहिए। कि जब भी कभी स्वतंत्रता की बात आती, जब कभी जो है स्वराज की बात आती है, तो स्वराज की बात या शब्द कभी हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें किसकी शक्ल याद आती है? अपने आप हमारी आंखों में तिलक का चेहरा याद आ जाता है। तो हर एक विद्वान की एक जरूर एक ऐसी खूबी होती है, अपने विचारों में एक ऐसी खूबी जरूर होती है जिससे हम उसे अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रख सकते हैं, जो हमारे एग्जाम के समय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना? तो इसलिए कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा समझते हुए जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, बस आपको करना इतना सही है कि पहले व्यवहारिक रूप से उसको समझना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से डेटा प्रत्येक टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं, नहीं भी प्रोवाइड करते कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पुस्तकें हैं ना। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, तो आपको डेटा में तो कोई कमी छोड़ी नहीं जाती, आप लोगों को सफिशिएंट डेटा दिया जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, है ना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, और इसमें हमें सबसे पहले बात करनी है लोकमान्य तिलक की व्याख्या पर, अर्थात इनके सामान्य तथ्यों पर। दोस्तों अगर हम इनके विचारों की बात करें तो इनके समय के जो और उदारवादी विद्वान थे या कहें कि राष्ट्रीय नेता थे, उनसे इनके विचार काफी भिन्न थे। कारण हालांकि ये भी एक उदारवादी नेता थे, है ना, ये भी एक उदारवादी नेता थे, लेकिन इनके ही समकालीन जो अन्य उदारवादी नेता थे उनके विचारों से इनके विचार मेल नहीं खाते थे, क्योंकि उनके विचार राजनीति को लेकर के, तत्कालीन राजनीति को लेकर के अलग थे और इनके विचार अलग थे। कुल मिलाकर के इनका जितना भी राजनीतिक चिंतन रहा है, अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने जितने भी अपने विचार प्रेषित किए हैं, उनका आधार स्वराज ही रहा है, अर्थात अंततः वो स्वराज की प्राप्ति को ही सर्वाधिक महत्व देते थे। और स्वराज की प्राप्ति को सर्वाधिक महत्व देने के कारण ही इनके विचार अन्य उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं से अलग हो जाते हैं। इसलिए तिलक ने स्वराज की अवधारणा के प्रसंग में स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, व्यक्ति और शासन के बीच संबंध, विधि निर्माण की शक्ति, विधि के औचित्य, लोकतंत्र और राजनीतिक संबंधों, इन सब पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। मतलब ये कि इन्होंने स्वराज जिसे कहा है, तो स्वराज सिर्फ एक शब्द ना होकर के इसमें संपूर्ण लोकतंत्र की बात कीजिए, लोकतंत्र में जितने भी अंग हैं उन सब का समावेश इसके अंदर कर दिया था। शासन व्यवस्था के प्रत्येक पक्ष की इन्होंने स्वराज के अंतर्गत बात कही थी, जिसका प्रमाण ये रहा कि उन्होंने जो है अपने स्वराज में स्वतंत्रता की भी बात की है, राष्ट्रवाद को भी दर्शित किया है, व्यक्ति और शासन अर्थात जनता और शासन के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, राज्य के विधि निर्माण की शक्ति क्या होनी चाहिए, अर्थात सरकार के पास में कानून बनाने की क्या शक्ति हो, इसके अलावा विधि का औचित्य, कौन सी विधि उचित होगी और कौन सी नहीं होगी, अर्थात विधि के कानून के औचित्य पर भी इन्होंने स्वराज के अंतर्गत चर्चा की है, लोकतंत्र की बात कही है, राजनीतिक साधनों की बात की। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इन्होंने जो है स्वराज को लेकर के अपने संपूर्ण विचार इसी प्रकार से प्रेषित किए हैं, जैसा कि अन्य कोई विद्वान इस दिशा में विचार अपने नहीं रख पाए थे। तो ये था इनका सामान्य सा एक कथन, छोटा सा, जिसे हम व्याख्या के नाम से जानते हैं। अर्थात कि साधारण तथ्य ऐसे तथ्य हैं जो हमें आंसर राइटिंग से पहले जिनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। पूरे टॉपिक का एक मोटा मोटा सा एक सारांश आप इसको बोल सकते हैं कि पूरे टॉपिक से संबंधित कुछ शब्द, जिससे कि
व्याख्या पढ़ने के बाद में हमें इतना समझ आना चाहिए कि हम अंदर क्या पढ़ने वाले, अर्थात इनके विचार किस प्रकार के रहे होंगे, चाहे फिर वो राजनीतिक विचारों की बात करें या सामाजिक विचारों की बात करें, ठीक है ना। और चूंकि हम ये स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि इनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे विचारों के अंतर्गत सामाजिक सुधारों से पहले क्या मानते थे, स्वराज की प्राप्ति मानते थे। क्या बोलते थे ये कि हमें समाज में सुधार नहीं चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, स्वराज होगा तो समाज सुधार हम स्वयं कर लेंगे, हम इतने काबिल हैं, पहली शर्त। दूसरी बात मानते थे ये कि ब्रिटिश नौकरशाही का ये पूरी तरह विरोध, तिल भर भी विश्वास नहीं करते थे, कुल मिलाकर के कोई समर्थन नहीं था ब्रिटिशों के लिए लोकमान्य तिलक के पास। क्लियर है। नेक्स्ट है सुधारों का आधार जन सहमति, बहुत बड़ा बिंदु है दोस्तों, अंदर बहुत शानदार तरीके से इसको भी समझने वाले हैं कि जो आप सुधार कर रहे हैं समाज के अंदर जो आप सुधार कर रहे हैं वो कानूनों के द्वारा सुधार करने से बेहतर है कि लोगों की सहमति से उसमें सुधार होना चाहिए, अन्यथा आपके सुधार वाला कदम जो है समाज को अवनति की ओर ले जाएगा, है ना, समाज का पतन हो जाएगा, सुधार नहीं होगा। क्यों ऐसा कहा तो उन्होंने, उसको भी हम अच्छे समझने वाले हैं। नेक्स्ट है सुधारों का आधार स्वदेशी मूल्य होना चाहिए, पाश्चात्य मूल्य नहीं। नेक्स्ट है तिलक के समाज सुधार संबंधी प्रस्ताव क्या रहे हैं। दोस्तों पांचों बिंदुओं के माध्यम से हम इनके सामाजिक और राजनीतिक संपूर्ण विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके दोस्तों इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनके विचारों से संबंधित एक छोटी सी व्याख्या जरा देख लीजिए, जिससे हमारा अध्ययन और आसान होने वाला है। दोस्तों सेशन में मैं फिर से आपको रिपीट, क्योंकि देखिए यार हर सेशन में कोई ना कोई नए स्टूडेंट जरूर आते हैं, है ना, तो उनको बताना मेरे लिए मेरा एक जिम्मेदारी बनती है, मेरा एक नैतिक कर्तव्य है कि मैं प्रत्येक स्टूडेंट को जो है छोटी छोटी जो डाउट है उनसे भी मैं क्लियर रखूं उनको, है ना। जो कंटिन्यू फॉलो करते हैं उनको थोड़ा सा बोर महसूस हो सकता है, क्या थोड़ा सर आप ज्यादा पकाते हो, बीच बीच में हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ बातों को, तो थोड़ा सा इग्नोर भी कीजिएगा आप लोग, है ना यार। सेशन एक मिनट दोस्तों, कुछ कमेंट का रिप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके ओके, एक सेकंड दोस्तों, एक रिप्लाई करना है, एक बार पढ़ लीजिए आपको इसको तब तक। यार ना क्लास देकर आप कमेंट, प्लीज कमेंट मत कीजिएगा सर, मोबाइल मत चलाया करें क्लास में हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप लोगों का रिप्लाई करना भी हमारा ही काम है, तो करना तो पड़ेगा। ओके चलिए, तो दोस्तों अब यहाँ पर एक शॉर्ट में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास, देखिए तिलक ने अपने समय के भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से पूरी तरह ये असंतुष्ट है। खाली सुनते चलिए, अपने आप समझ आएगा, क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तिलक अपने समय के भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से पूरी तरह से असंतुष्ट थे, उनमें आवश्यक परिवर्तन चाहते थे। क्या मतलब हुआ इसका कि तिलक के समय की भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी और जो सामाजिक परिस्थितियां थी, दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों से तिलक पूरी तरह से असंतुष्ट थे। वो चाहते थे कि भारत में या भारत की राजनीति में और भारत की सामाजिक स्थिति में, दोनों में ही एक बड़े सुधार की आवश्यकता है। और इसी को लेकर के तिलक ने कहा था कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र की तथा सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं में कोई असमानता नहीं है, अर्थात समान है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि न तो हम देश की वर्तमान राजनीति से संतुष्ट है और ना ही हम देश की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से संतुष्ट है, हम तो दोनों में सुधार करने की इच्छा रखते हैं। तिलक राजनीति की तरह सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी स्वदेश का समर्थन करते थे। कुल मिलाकर के इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत की वर्तमान मतलब आज की वर्तमान मत समझ ली, तिलक के समय की, तिलक बोल रहे हैं कि भारत की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, इनमें एक बड़े सुधार की आवश्यकता है, जिसे कोई पराई सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। ये जिम्मेदारी हमें स्वयं उठानी होगी, और ये जिम्मेदारी हम तभी उठा सकते जब हमारे हाथों में स्वराज होगा।
क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने कई सारे विचार, कई सारे प्रभावशाली विचार जो है इन्होंने प्रेषित किए थे, उन्होंने विचार दिए समाज को, और जिस आधार पर वो स्वराज को भी प्राप्त करने में काफी हद तक सफल भी रहे थे। मैंने ये नहीं बोला, याद रखिएगा कि स्वराज इनके समय प्राप्त नहीं हो पाया था, लेकिन मानसिक स्तर पर जनता को जगाना जो इनका परम लक्ष्य था, लगभग ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके थे। जनता को इस तरह से जगा चुके थे, जागृत कर चुके थे, एक नव जागरण की चेतना जनता में भर चुके थे कि स्वराज क्या है। इनका मेन मकसद था स्वराज, जनता के प्रत्येक व्यक्ति, भारत के हर व्यक्ति तक स्वराज की आवाज पहुंचाना। क्लियर है। तो दोस्तों इनके स्वराज को लेकर, या कहें कि भारत की सामाजिक और राजनीतिक विचारों को लेकर के इन्होंने कई प्रकार के जो विचार प्रस्तुत किए वो इस प्रकार से है। वो चाहते थे समाज सुधार से पहले स्वराज की प्राप्ति हो। क्या चाहते थे कि समाज सुधार से पहले क्या होना चाहिए, स्वराज प्राप्त होना चाहिए। तिलक मानते थे कि सामाजिक सुधारों और राजनीतिक चेतना में कोई संबंध नहीं है, कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मतलब कि जैसे अन्य जो विचारक थे वो कहते थे कि भाई समाज सुधार अगर हो जाएगा, समाज, देखिए अन्य जो उदारवादी विचारक थे तिलक के अपोजिट मान लीजिए, तो वो उनका मानना यह था कि अगर हम आज स्वतंत्रता प्राप्त कर लें, भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लें, तो हमारी जनता न शिक्षित है, ना कोई व्यवस्था हमारे पास में, हमारी समाज बुराइयों के दौर में पूरी, मतलब बुराइयों में डूब चुकी है। हमारे समाज में कई प्रकार की रूढ़ी परंपराएं व्याप्त है, जिसके कारण से हम जागृत नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हम भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अभी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, बल्कि हमें पहले समाज का सुधार करना है। ऐसा किसका मानना था? अन्य उदारवादियों का। लेकिन वहीं इसके विपरीत तिलक का मानना था कि नहीं, हमें सामाजिक सुधारों की नहीं, हमें स्वराज की आवश्यकता है। क्यों कहा था? उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों में और राजनीतिक चेतना में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इनका मानना था कि भारत के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से भारत की प्रथम आवश्यकता स्वराज की प्राप्ति है, ना कि सामाजिक सुधार, है ना। क्लियर है कि भारत का अगर हम पूरी तरह से विकास करना चाहते हैं तो हमें स्वराज प्राप्त होना चाहिए। समाज सुधार तो हम स्वराज प्राप्त करने के बाद भी कर लेंगे। क्लियर है। इसलिए तिलक का मानना था कि सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देने के परिणाम स्वरूप भारतीयों में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के विरोध उत्पन्न हो सकते हैं। क्या कहा उन्होंने कि अगर हम स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले अगर समाज में सुधार करना प्रारंभ किया, अगर सुधार करने चले, तो उन सुधारों से क्या होगा, जनता कोई नहीं चाहता कि उनमें सुधार हो। सुधार करना कौन चाहता है ना। मतलब कि अपनी परंपराओं को छोड़ना कोई नहीं चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम उनको मजबूर करेंगे, उनकी परंपराओं को परिवर्तित करेंगे, उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, तो उससे एक दूसरे के प्रति विरोध उत्पन्न होगा, और यह विरोध हमें हमारे आंदोलन में कमजोर कर सकता है। अगर आज हम समाज में परिवर्तन करने गए तो जनता आपस में ही एक दूसरे के विपरीत बन जाएगी। तो जब जनता एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी, तो आज जिस जनता एक संगठन, जनता के एक संगठन की आवश्यकता है, वो संगठन हमें नहीं मिल पाएगा आंदोलन के लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि जनता को हमें एकजुट बनाए रखना है, जैसा कि अभी है, और हमें पहला प्रयास जो है स्वराज की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इस प्रकार का उनका विचार था। इसी के अलावा दोस्तों ब्रिटिश नौकरशाही का विरोध, इन्होंने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश नौकरशाही का विरोध, मतलब कि ब्रिटिश शासन का पूरी तरह इन्होंने विरोध किया। इनका मानना था, तिलक का मानना था कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रकार के भी दोष उत्पन्न हुए हैं, उन दोषों का जो मूल कारण है, वो मूल कारण कुछ और नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था है। ब्रिटिश शासन के कारण ही आज भारतीय समाज में इतने दोष व्याप्त हो चुके हैं। इसलिए वे सामाजिक सुधार के मामलों में ब्रिटिश शासन की पहल या उसके सहयोग या उसके हस्तक्षेप को नहीं मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारी समाज के सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करे। अरे ब्रिटिश सरकार भारतीय संस्कृति से अपरिचित है, वो नहीं समझती हमारी संस्कृति को। उसके बावजूद अगर वो हमारे समाज में परिवर्तन करने के लिए अगर वो आती है, तो ये अनैतिक कार्य होगा। इसी कारण से वो ब्रिटिश शासन का पूरी तरह विरोध करते थे। ब्रिटिश शासन को कभी भी वो उचित नहीं मानते थे। इसके विपरीत अगर अन्य सुधारकों को देखा जाए या अन्य विद्वानों को या अन्य जो राजनीतिज्ञ रहे हैं उदारवादी, उनको देखा जाए तो वो काफी हद तक ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे। नेक्स्ट है सुधारों का आधार जन सहमति। जन सहमति, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब हम समाज में सुधार की बात करते हैं तो वो सुधार जनता पर थोपे नहीं जाना चाहिए।
जनता पर थोपे नहीं जाना चाहिए। थोपना जैसे क्या हो गया कि मान लेते हैं कि समाज में आपको लगा कोई सुधार करना चाहिए, हमें समाज की कोई परंपरा को बंद करना है, कोई रूढ़ी परंपरा है उसको समाप्त करना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम कानून बना दें, कानून बनाकर उस पर जबरदस्ती थोप दे। इससे क्या होगा, जनता में एक रोष उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय से उस परंपरा का पालन करते आई है, वो उस रूढ़ियों से बंधी हुई है। तो अगर हमें किसी परंपरा को समाप्त करना है, किसी रूढ़ी को समाप्त करना है, तो उसके लिए जन सहमति का होना जरूरी है। कानून बना करके जनता पर इस प्रकार के कानून नहीं थोपना चाहिए। इससे क्या होगा, जनता में सुधारों के प्रति एक विरोध उत्पन्न हो जाएगा। सुधारों के प्रति क्या हो जाएगा, एक विरोध उत्पन्न हो जाएगा। वो जो विरोध उत्पन्न होगा ना, वो उस सुधार को लंबे समय तक टिकने नहीं देगा, क्योंकि जिस जनता ने भी उस सुधार का विरोध किया है ना, वो जनता हमेशा एक मौका देखेगी कि कब इस कानून को भंग किया जा सके। इसलिए तिलक का स्पष्ट मानना था कि सबसे पहला अगर कोई कदम उठाना चाहिए हमें समाज सुधार के लिए, तो वो कदम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा वाला कदम ही हो सकता है। मतलब कि हमें सबसे पहले भारतीय जनता को शिक्षित करना होगा। अगर हम भारतीय जनता को एक आधार तक या कहें कि एक लक्ष्य मान करके अगर शिक्षित कर पाए, तो जनता में या समाज में सुधार करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समाज अपने आप सुधर जाएगा अगर जनता को शिक्षित कर दिया जाए तो। क्लियर है? तो इस प्रकार से उनका मानना स्पष्ट था कि किसी कानून की बाध्यता नहीं होना चाहिए सुधारों को लेकर के, बल्कि जन सहमति होना चाहिए। वो जन सहमति कैसे आएगी? शिक्षा के माध्यम से आएगी। इसलिए शिक्षित कीजिए, शिक्षित होंगे, जनता शिक्षित होगी तो सुधार अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट है सुधारों का आधार स्वदेशी मूल्य। तो इसका मतलब भी सिंपल है, जैसा कि शब्द स्पष्ट बता कर रहे हैं कि सुधारों का मूल्य इन्होंने क्या बताया? स्वदेशी मूल्य बताया। सुधारों का जो आधार बताया कि किस आधार पर भारतीय समाज में सुधार होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर? प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल्यों के आधार पर सुधार होना चाहिए, ना कि पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसे बड़े बड़े विद्वान प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में और आधुनिक समय में हमेशा बोलकर कि पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने हटाने का प्रयास किया, और आज वर्तमान 2023 में भी आज हम पाश्चात्य सभ्यता को उसी प्रकार से, उस पाश्चात्य सभ्यता का चोला पहने हुए हैं, अर्थात आज भी हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाए हुए हैं। इनका मानना था, तिलक का मानना था कि अगर समाज में हमें सुधार करना है तो हमें हमारी पुरानी संस्कृति की तरफ लौटना होगा, हमें हमारी पुरानी संस्कृति को समझना होगा, जो संस्कृति हमारी रही है, और उस संस्कृति के जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य रहे हैं, उन मूल्यों से ही हम अपना सुधार कर सकते हैं। और अगर हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर गए या पाश्चात्य सभ्यता की ओर गए, तो हम हमारी भारतीयता या हमारा भारतीयता के जो नैतिक मूल्य है, उन नैतिक मूल्यों को खो देंगे और पाश्चात्य सभ्यता को पूरी तरह से अपना लेंगे। जबकि जो इनके साथी जो अन्य विचारक थे या अन्य जो नेता थे या अन्य विद्वान रहे थे, जैसे कि गोविंद रानाडे, गोखले या भंडारकर, ये भी जो उदारवादी नेता ही थे उन समय के, तो ये जबकि जो पश्चिमी अर्थात कि ब्रिटिश जो सभ्यता थी या संस्कृति थी, उससे काफी प्रभावित थे और उस सभ्यता और संस्कृति के द्वारा भारत में सुधार करना चाहते थे। देखिए, किसी के विचारों को गलत नहीं मान सकते हम लोग, है ना। चूंकि अभी हम तिलक को पढ़ रहे हैं तो तिलक के विचारों को पूरी तरह समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो गोखले साहब थे या भंडारकर थे या रानाडे थे तो ये पाश्चात्य सभ्यता को पसंद करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी, है ना, समझिए इस भावना को क्या कहना चाहता हूं मैं यहां पर। तो इनको गलत मत समझ। इनका जो ये कहने का था या कहें कि पाश्चात्य सभ्यता से जो प्रभावित थे, तो उसका भी एक विशेष कारण था। सबके विचार अपने अपने एक पृष्ठभूमि पर तैयार किए गए हैं, उनका सिद्धांत है। उन्होंने सोच समझ के पूरा एक मंथन के माध्यम से अपने विचार तैयार किए हैं। याद रखिएगा, गलत कुछ भी नहीं। प्रत्येक विचारक को अपने आधार पर पढ़ने का और समझने का प्रयास करें। हाँ, उसके बाद अगर आप 2 या 2 से अधिक विद्वानों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप चाहे तो तुलना कर सकते हैं एक दूसरे की, कि कौन कहां पर गलत है, वर्तमान स्वरूप में कौन कहां पर गलत थे, कौन कहां पर सही थे, दोनों को, है ना, इस प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं। लेकिन कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं। याद रखिएगा, हमारे लिए सब सही है ना। विचारों को पढ़िए, इनके विचारों से सीखिए और कोशिश कीजिए देखने की कि ये जो विचारक हम पढ़ रहे हैं, इन विचारों में से आज वर्तमान प्रशासन व्यवस्था में या वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में हमने किन किन धारणाओं को आज भी अपनाया हुआ है।
वर्तमान की उस समय से तुलना करके देखिए। क्लियर है? तो यहां पर सुधारों के आधार पर तिलक चाहते थे कि जो सुधार हमारे समाज में हो उनका मूल आधार क्या होना चाहिए, हमारी संस्कृति या हमारे जो हमारे नैतिक मूल्य है हमारी संस्कृति के, वो नैतिक मूल्य हमारे सुधारों के आधार होना चाहिए, पश्चिमी सभ्यता के नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट है इसी में तिलक के समाज सुधार संबंधी प्रस्ताव। तो उन्होंने समाज में सुधार को लेकर के कुछ प्रस्ताव भी दिए थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर आप बात कर ही रहे हैं कि समाज सुधार की, तो आप स्वराज से पहले इस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं, समाज में सुधार करने के लिए। लेकिन इसमें भी याद रहे, इसमें भी कानून का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सुधार करना है ना आपको, तो आप स्वयं सुधार कीजिए, समाज में अपने खुद नियम बनाइए, है ना। क्या बताया था उन्होंने? कुछ आधार बताए थे कि इस आधार पर हम समाज में कुछ हद तक सुधार ला सकते हैं। जैसे कि लड़के लड़कियों की उम्र, आयु, विवाह की उम्र उन्होंने निश्चित की थी कि एक लड़के की उम्र 20 वर्ष होना चाहिए, वहीं लड़की की 14 वर्ष, है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम आयु बताई उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट कहा कि 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह ना करे। दूसरा कि यदि कोई पुरुष पुनर्विवाह करना चाहता है तो वो विवाह केवल विधवाओं से ही करे। इसके अलावा दहेज प्रथा जो थी, जो कुप्रथा के नाम से जानी जाती है, कुप्रथा, है ना, समाज की एक अन्य कुप्रथा, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। विधवा का हुलिया मतलब शक्ल बिगाड़ी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ समाजों में से परंपराएं थी कि जो विधवा हो जाती थी तो उनको जो है अशुभ समझा जाता था, उनकी शक्ल देखना उनकी शक्ल देखना ही एक अशुभता का संदेश हुआ करता था। इस प्रकार की धारणा बनी होती है समाज में, तो इस प्रकार के कोई कुकृत्य ना हो। इसके अलावा मद्यपान की प्रथा समाप्त की जानी चाहिए, अस्पृश्यता की कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, सामान्य जनता में शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। समाज सुधार में अपनी रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति अपनी आय का 10वां भाग समाज के हित के लिए, समाज के विकास के लिए, है ना, अर्पित करें। तो इस प्रकार से ये मार्ग हम अपना सकते थे समाज में सुधार के लिए। इस प्रकार के इनके ये प्रस्ताव थे, समाज में सुधार के हेतु प्रस्ताव। क्लियर है? आइए अब हम बात करेंगे, ये तो हो गए दोस्तों हम 5 बिंदुओं के माध्यम से इनके सामाजिक और राजनीतिक विचार। अब हम नेक्स्ट में बात करने वाले इनके स्वराज के, है ना। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यही बोलने वाले थे तिलक, है ना। तो ये क्यों बोला था इन्होंने, जरा आइए इस सेशन में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को, इनके स्वराज की एक एक बात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वराज की धारणा क्या थी, स्वराज की व्याख्या क्या थी, इसके समर्थक किसके, लोकतंत्र के समर्थक थे। भाई जहां इन्होंने स्वराज की बात की ना, वही समझ जाइए लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। स्वराज और लोकतंत्र के अलग थोड़ी ना है, एक ही पहलू के दो सिक्के बोल सकते हो आप। स्वराज होगा तो लोकतंत्र अपने आप आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट था इसमें होम रूल लीग की स्थापना। अन्य विद्वानों की तरह इन्होंने भी अपने जो है एक संस्था की स्थापना की थी, होम रूल लीग नाम इसको दिया। स्वराज प्राप्ति के साधन भी इन्होंने बताए हैं। तो इन सब पर 5 बिंदुओं पर एक एक करके बारीकी से बस आप यहां पर ये देख लीजिएगा कि टोटल जो हमारी चर्चा हो रही है, सबसे पहले स्वराज की धारणा क्या थी, दूसरे में स्वराज की व्याख्या क्या थी, इसके बाद में तिलक के लोकतंत्र संबंधी विचार, उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना और स्वराज को प्राप्त कैसे करना है उसके साधन। तो ये इस प्रकार से 5 बिंदु, है ना। 5 बिंदु को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तिलक की स्वराज संबंधी धारणा, आइए दोस्तों जरा इसको हम अब थोड़ा सा बारीकी से समझते हुए उसको आगे बढ़े, नहीं तो कंफ्यूजन थोड़ी हो सकती है। याद रखिएगा स्वराज के अलग हैं धर्म और माफ कीजिएगा सामाजिक और राजनीतिक विचार अलग है, दोनों को अलग अलग पृष्ठभूमि पर तैयार कीजिए, कहीं कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगी, सब क्लियर हो जाएगा। तिलक ने स्वराज को राष्ट्रवादी दल का लक्ष्य घोषित किया। देखिए क्या कहा उन्होंने, एक एक बिंदु को लेते चलिए आप लोग। तिलक ने स्वराज को राष्ट्रवादी दल का लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जो दल है हमारा, उस दल का लक्ष्य कुछ है तो वो क्या है, स्वराज है। स्वराज की प्राप्ति ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। हालांकि कलकत्ता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य बना लिया था, लेकिन बहुत फर्क था तिलक के स्वराज की मांग में और कांग्रेस के स्वराज को लक्ष्य बनाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा फर्क था। क्यों था? क्योंकि कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज को अपना लक्ष्य तो बना लिया था, लेकिन यहां पर यह निश्चित नहीं किया था कि स्वराज को कब तक प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। स्वराज प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था।
और इन सब बातों को लेकर के ही दोस्तों तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। क्योंकि वो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपने विचारों का, स्वराज संबंधी अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के रूप में ही एक होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है ना। और इसी के माध्यम से उन्होंने स्वराज संबंधी अपने विचारों को घर घर तक पहुंचाया। उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कहां पर कहा था? लखनऊ अधिवेशन में कहा था। ठीक है ना। वे मानते थे कि स्वराज के बिना लोगों का विकास संभव नहीं है, अर्थात अगर जनता में, लोगों में विकास लाना है, समाज का विकास करना है तो स्वराज की प्राप्ति परम आवश्यक है। क्लियर है। तो इस प्रकार से अवधारणा के अंतर्गत, ठीक है ना, उनके विचार। तिलक की स्वराज की व्याख्या जरा देख लीजिए। व्याख्या के अंतर्गत देखिए, व्याख्या का मतलब क्या हुआ कि स्वराज जो शब्द था या स्वराज की जो धारणा थी, भाई सीधी सी बात है, उन्होंने कहा भाई हमें स्वराज चाहिए। अब यार देखिए, जो आपके लेवल का होगा ना वो समझ जाएगा कि ठीक है साहब स्वराज, हाँ ठीक है। लेकिन एक जो बेचारा अशिक्षित है, एक श्रमिक है, एक मजदूर है ना, या मतलब जिसकी बुद्धि से पूरा सक्षम नहीं है, एक बच्चा है, वो कैसे समझ पाएगा स्वराज क्या है ना? समझ रहे ना? छोड़िए, अभी एक एग्जांपल याद आ रहा था लेकिन नहीं लेंगे, मजा नहीं आएगा, अभी कई सारे विरोध उत्पन्न होंगे। छोड़िए, एग्जांपल नहीं लेंगे। इतना समझिए दोस्तों कि स्वराज जो शब्द था या स्वराज जो उनका जो सिद्धांत था, उसको उन्होंने इतना आसान करके जनता के सामने पहुंचाया, एकदम स्पष्ट रूप से और एकदम सरल ढंग से, एकदम आसान करके जनता के सामने पहुंचाया, जिससे हर कोई आसानी से समझ सके। और उसे अर्थात स्वराज को आसानी से समझाने के लिए ही उन्होंने, तिलक ने स्वशासन मतलब कि हमारा खुद का शासन है ना, स्वशासन और ब्रिटिश शासन दोनों के बीच में अंतर बताते हुए फिर उन्होंने कहा, क्या कहा कि जिस व्यक्ति को हम निर्वाचित करते हैं उसको हमारी इच्छाओं का पालन करना पड़ता है। क्या कहा यहां पर कि जिस व्यक्ति को हम निर्वाचित करते हैं वो व्यक्ति हमारी इच्छाओं का ध्यान रखता है, वो रखना पड़ता है। और जो हमारे द्वारा निर्वाचित नहीं होता वो अपनी इच्छा से शासन करता है। समझ रहे ना? ठीक है ना। और उसे हमको मानना ही पड़ता है, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें। इस 2-3 लाइन के माध्यम से उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया दोस्तों? उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जिस व्यक्ति को हम निर्वाचित करते हैं, मतलब कि स्वशासन की बात हो रही है कि स्वशासन के अंतर्गत भाई हम निर्वाचित करेंगे, मतलब हम अपनी इच्छा से निर्वाचित करेंगे। जैसे कि आज वर्तमान शासन व्यवस्था में हम निर्वाचित करते हैं ना शासन अध्यक्ष को, है ना। शासन अध्यक्ष की बात की मैंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं की। शासन अध्यक्ष को आज हम ही निर्वाचित करते हैं, तो वो हमारी इच्छाओं को ध्यान रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? 5 साल बाद हम उसको हटाकर किसी और को चुन लेंगे। तो इसीलिए तिलक ने कहा था कि जिस व्यक्ति को हम चुनते हैं वो हमारी इच्छाओं का ध्यान रखता है, और जिसे हम नहीं चुनते वो अपनी इच्छा से शासन करता है, और हमें उस शासन व्यवस्था को मानना ही पड़ता है, फिर चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें। तो इस प्रकार तिलक के स्वराज का जो अर्थ था वो था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। क्लियर है? उनका स्वराज का स्पष्ट अर्थ क्या था? एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और उनका यह विचार उदारवादियों के विचार से पूरी तरह अलग था। उदारवादी ब्रिटिश शासन की उदारता में न्यायप्रियता, मतलब और दूसरे उदारवादियों की अगर बात करें, दूसरे उदारवादी नेताओं की बात करें तो ब्रिटिश शासन में विश्वास रखते थे। वो उनकी उदारता में, न्यायप्रियता में, ईमानदारी में विश्वास रखते थे। हालांकि कहने वाली बातें हैं, कोई विश्वास वो सिर्फ दिखाने के लिए था कि साहब हम तो आप में विश्वास करते हैं, क्योंकि उस समय के नेताओं को काफी लगभग पता था कि हम शक्ति से या किसी अन्य तरीके से एकदम स्वशासन को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो अंग्रेज हमें फिर से कुचल देंगे, है ना, फिर से सैनिक कार्यवाही होगी, और जो कि हमें ज्यादा ही डिस्टर्ब कर देगी। लेकिन इसी कारण से अन्य उदारवादी ब्रिटिश शासन व्यवस्था में पहले अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। जब तक हम मजबूत ना हो जाए, जब तक हम इस लायक ना हो जाए कि हम स्वशासन को प्राप्त कर सके, तब तक अंग्रेजों के सपोर्टर बने रहिए।
क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों तिलक, लेकिन तिलक जो है इनसे प्रभावित नहीं हुए, इन उदारवादियों से प्रभावित नहीं हुए। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नहीं, हमें तो स्वराज ही चाहिए, स्वराज ही चाहिए, कोई सुधार नहीं चाहिए। हमारे सुधार, हमारी समस्या हम स्वयं देख लेंगे, हम हमारे सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तिलक जो है स्वराज के अग्रदूत माने जाते हैं, तिलक स्वराज के अग्रदूत माने जाते हैं। और उनके शब्दों में कि स्वराज ही सब कुछ है, कि मेरा जन्म तो हुआ ही स्वराज को प्राप्त करने के लिए, स्वराज प्राप्त करके ही रहूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के समर्थक। तिलक जी लोकतंत्र के समर्थक थे। तो यार जहां स्वराज की बात है मतलब लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र स्वराज का ही तो प्रतीक है, लोकतंत्र स्वराज का ही प्रतीक है। तिलक एक लोकतंत्रवादी नेता थे। उनकी धारणा थी कि स्वराज में ऐसी शासन व्यवस्था हो, जो स्वराज होगा जब शासन व्यवस्था हमारे हाथों में होगी, अर्थात जब हमें स्वराज प्राप्त हो जाएगा, तो उस स्वराज में एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जिसमें समस्त अधिकारी और कर्मचारी जनता के हितों को ध्यान में रख करके शासन करे, जनता के हितों के प्रति जागरूक रहे, कार्यपालिका के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के प्रति उत्तरदायी हो। वे भारत सरकार को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। वे इंडिया काउंसिल को भंग करने के पक्ष में थे। इंडिया काउंसिल को, जो ब्रिटिश शासन का महत्वपूर्ण पक्ष था, उसको भंग करने के पक्ष में थे। वे अन्य राष्ट्रों की ही तरह राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहते थे। क्लियर है। चलिए, इसी के अलावा दोस्तों, इसके अलावा होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना, तो इन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, एक ऐतिहासिक कार्य भी किया दोस्तों, जो आज होम रूल लीग की स्थापना के नाम से जाना जाता है। तो होम रूल लीग की स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जेल से रिहा होने के बाद तिलक जी ने स्वराज के कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की। एक्चुअल में हुआ क्या था कि हालांकि जेल तो ये कई बार गए थे, कई बार जेल हो चुके थे, और लगभग सभी जितने भी हमारे नेता थे जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जेल जाना घर जाना बराबर था उन लोगों के लिए, तो है ना। तो इस दौर में जब वो एक बार जेल से आए तो चूंकि जेल गए स्वराज की डिमांड के कारण थे, वो इस बार जो जेल गए थे, तो इस कारण से जाने के कारण उन्होंने उनका जब वो वापस जेल से आते हैं तो देखते हैं कि यार जिस स्वराज के लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, उस स्वराज की कोई आग दिखती ही नहीं समाज में, मतलब उस स्वराज की प्राप्ति के लिए उत्साह जनता में दिखता ही नहीं है। तो इस कारण से एट लास्ट उन्होंने उस कमियों को देखा, उन कमियों को समझा कि आखिर इतना प्रयास करने के बाद भी ये स्वराज की जो धारणा है ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। अंततः उन्हें आवश्यकता थी एक प्लेटफॉर्म की, है ना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से वो अपने विचारों को प्रसारित कर सके, जनता तक, जन जन तक पहुंचा सके उसको। तो इसी कारण से उन्होंने एक होम रूल लीग की स्थापना की अपने विचारों को और प्रभावशाली बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि नई पार्टी क्या चाहती है, वह ये चाहती है कि तुम्हें अनुभव करना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। मतलब ये कि उन्होंने अपने संदेश में कहा, नई पार्टी मतलब जो होम रूल लीग जो पार्टी नाम दिया कि ये पार्टी चाहती है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर तुम प्रयास करते हो तो तुम स्वतंत्र हो सकते हो, और अगर प्रयास नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा पतन होता रहेगा, तुम्हारा शोषण होता रहेगा, तुम्हें शोषण से कोई नहीं बचा सकता। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने विचारों में वक्तव्य दिया। नेक्स्ट है स्वराज प्राप्ति के साधन। तो तिलक जी एक ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने सिर्फ स्वराज की धारणा को ही नहीं व्यक्त किया, अपितु साथ ही साथ में उन्होंने स्वराज को प्राप्त करने के साधन भी बताए हैं, और उनके द्वारा बताए गए साधन अन्य उदारवादियों से पूरी तरह से अलग थे। हालांकि जो दूसरे उदारवादी थे वो भी आगे चल करके स्वराज शब्द का प्रयोग करने लगे अपने लक्ष्य के रूप में, लेकिन फिर भी उन दोनों साधनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा अंतर था। तिलक स्वराज को एक अधिकार नहीं, क्या कहने का अर्थ है कि तिलक अन्य उदारवादियों की तरह तिलक अपने स्वराज को सिर्फ अधिकार नहीं मानते थे, है ना। कहा ना कि तिलक ने ही अपने वक्तव्य में कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इससे आप सिर्फ अधिकार ना समझ ले, स्वराज को सिर्फ अधिकार ना समझ ले, तिलक के अनुसार ये उनका एक नैतिक धर्म है,
एक नैतिक कर्तव्य है। क्या? स्वराज सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि उनका एक कर्तव्य भी है, जबकि अन्य उदारवादी नेता स्वराज को सिर्फ अधिकार समझते थे। तिलक स्वराज को अधिकारपूर्ण वस्तु सिर्फ एक अधिकारपूर्ण वस्तु ही नहीं मानते थे। देखिए, तिलक स्वराज को एक अधिकारपूर्ण वस्तु मानते थे तथा स्वराज को प्राप्त करना एक नैतिक कर्तव्य समझते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि स्वराज एक अधिकार ही नहीं बल्कि एक धर्म भी है। स्वराज वह वस्तु है, स्वराज वह वस्तु है। उन्होंने देखो यहां पर क्या स्पष्ट कहा कि स्वराज एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई भी अपनी इच्छा से देना नहीं चाहता, और इस बात का गवाह इतिहास है। क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वराज एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई भी राष्ट्र अपनी इच्छा से किसी को देना नहीं चाहता। जिसे स्वराज चाहिए उसे छीनना होता है, उसे प्राप्त करना होता है, और प्राप्त अपने प्रयत्नों से प्राप्त करना होता है। क्लियर है? देखिए, स्वराज वह वस्तु है जिसे इतिहास में किसी भी देश ने दूसरे देश को स्वेच्छापूर्वक नहीं दिया, बल्कि उस देश ने स्वयं अपने प्रयत्नों से प्राप्त किया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने स्वराज से संबंधित 5 तथ्यों को यहां पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट लोकमान्य तिलक साहब का। नेक्स्ट सेशन में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे श्री अरविंद घोष की। श्री अरविंद घोष की ये मिस प्रिंट हो चुका है, तिलक साहब हो चुके, कंप्लीट कर चुके हैं इनको, ठीक है ना, यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में दोस्तों श्री अरविंद घोष पर सेशन लेंगे, ठीक है ना। अरविंद घोष पर हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। क्लियर है? तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में, इसी प्रकार से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।